जय हिंद प्यारे साथियों, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं सभी साथी एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। शाम का वक्त हुआ, 7 बजे का वक्त जैसे हुआ, घड़ी ने इशारा किया और हम आपके सामने हाजिर हो गए साथियों। चलिए, हम लोग बायोलॉजी की क्लास में डाइजेशन सिस्टम को साथियों समझ रहे थे और डाइजेशन सिस्टम को हम लोग पहुंच गए थे। कहां तक लिखे बच्चा मेरे? हम पहुंच गए थे, इससे पहले की कहानी हम लोग समझ लिए थे, यानी हम पित्ताशय को पूरे अच्छे तरीके से, लीवर को कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे। उसके आगे की कहानी को हम प्यारे साथियों समझना था। यानी अब जो लास्ट पार्ट आपका बायोलॉजी का था, सभी साथियों को राम राम। बिल्कुल, जय हिंद नमस्कार, जय हिंद नमस्कार, बिल्कुल राम राम। जल्दी जल्दी आ जाओ सभी साथी लाइव सेशन में जल्दी जल्दी आ जाएं। बहुत शानदार, बिल्कुल नमस्ते 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 नमस्ते। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, सभी को राधे राधे। हम बात कर रहे थे बेटा, कहां से शुरुआत करते हैं अपनी। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होगे, डायग्राम में आपको यहां से एक नली दिखाई दे रही है और फिर यहां पे एक स्टोमक दिखाई दे रहा है। स्टोमक के जस्ट पीछे की तरफ आग्नेयाशय अपना लगा होता है, पैंक्रियास अपना लगा होता है। इसका जो डायग्राम है वो जूम करके आपको यहां दिखाई दे रहा है। बहुत सारी सेल टाइप की इसमें दिखाई दे रही और आपको देखो ये ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा, यही है आपका पित्ताशय। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो ये है पाइप, ये डियोडेनम पार्ट है। डियोडेनम जो यू फॉर्म में होता है, डियोडेनम जो छोटी आंत का है वो यू फॉर्म में होता है डियोडेनम। जी आपको दिखाई दे रहा है डियोडेनम। इसी में देखो खाना दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ जाते हुए। ये जो पार्ट है प्यारे साथियों, ये जो पार्ट है इसी को हम आग्नेयाशय कहते हैं। आग्नेयाशय का बहुत रोल है। आग्नेयाशय, ध्यान से देखना, आग्नेयाशय अंतः, आग्नेयाशय अंतः एवं 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 बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि मिश्रित ग्रंथि के नाम से किसको जानते हैं, तो आग्नेयाशय को ही हम मित्र, ये जो पार्ट डियोडेनम है। डियोडेनम, ये जो प्यारे साथियों डियोडेनम पार्ट है, डियोडेनम ये जो पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइनल का, यानी छोटी आंत का। ये पार्ट किसका है? छोटी आंत का पार्ट है प्यारे साथियों। ये प्यारे साथियों, अब अगर हम बात करते हैं आग्नेयाशय को ही हम चर्चा कर रहे हैं, आग्नेयाशय की ये है आग्नेयाशय मिश्रित ग्रंथि। आग्नेयाशय को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। क्या है प्यारे साथियों? मिश्रित ग्रंथि है। हम बात करते हैं इसमें लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं लैंगरहैंस की। बिल्कुल राधे राधे, सभी साथियों को बिल्कुल राधे राधे, राम राम नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए बढ़ते हैं। बिल्कुल राधे राधे बच्चा, राधे 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 राधे। चलिए सभी साथी गौर से देखते रहेंगे और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को, थंब प्रेस करते रहेंगे, जिससे हम देख के अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं कि बच्चे प्यार दे रहे हैं और देख रहे हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका, इन्हीं लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका से अल्फा कोशिकाएं, बीटा और डेल्टा, इन्हीं लैंगरहैंस की कोशिकाओं में अल्फा, बीटा और डेल्टा ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो अल्फा होती है, इस अल्फा कोशिका से निकलता क्या है? ग्लूकागॉन। और इसके बाद बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो आपको, अगर ये जो अल्फा, बीटा, डेल्टा कोशिकाएं हैं, सोमाटोस्टैटिन, अगर इनकी कमी हो जाए, गौर से समझना, अगर इनकी कमी हो जाए, अगर ये निकलना क्या हो जाए? कम हो जाए, तो आपको
धीमी धीमी मौत रोग हो जाएगा, यानी आपको मधुमेह हो जाएगा। मधुमेह, मधुमेह रोग। कौन सा रोग हो जाएगा? धीमी धीमी मौत, यानी मधुमेह रोग प्यार साथियों आपको हो जाएगा। बात आप क्लियर है? समझिएगा आप। या हम कह रहे हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं हैं प्यारे। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं अल्फा, बीटा और डेल्टा, इनसे अलग अलग रस निकलता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। मुख्य रूप से इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन काम करता है कंट्रोल। किसको कंट्रोल करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की रिलीजन क्षमता, यानी जो आप रस देख रहे हो, अगर ये रस निकलना कम हो जाए, इनका श्रावण कम हो जाए, तो आपको धीमी धीमी मौत यानी शुगर यानी मधुमेह रोग हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा आप। अगर हम बात करते यहां अग्न्याशय से जो रस निकलता है, अब मैं अलग से लिख रहा हूं, इसको गौर से देखना। अग्न्याशय से जो रस निकलता है, क्या निकलता है? अग्न्याशय से, अग्न्याशय, अग्न्याशय से निकलने वाले रस को, निकलने वाले रस को, निकलने वाले रस को अग्न्याशयी रस कहते हैं या पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस कहते हैं प्यारे साथियों। और ये जो पूर्ण पाचक रस है ना, ये क्या करता है? छोटी आंत में रिलीज होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि छोटी आंत में। बिल्कुल, राधे राधे सभी को, ढेर सारा धन्यवाद और आभार। देखिए क्या होता बच्चा, ये जो पूर्ण पाचक रस है ये छोटी आंत में रिलीज होता है। जैसा कि अपन देख रहे हैं, इधर देखो, ये छोटी आंत का पाइप है, यहीं से ये लाइनें दिख रही ये, और ये पूर्ण पाचन कराने के लिए जिम्मेदार है। आप देखते हो छोटी आंत में ही तो पूर्ण पाचन होता है। ये जो अग्न्याशयी रस है, गौर से देखना, इस रस का पीएच मान, इस रस का पीएच मान, इस रस का पीएच मान कितना होता है प्यारे साथियों? तो इस रस का पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.5 तक। अगर हम बात करते हैं तो फिर ये इस रस का पीएच मान कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। क्षारीय हो गया। हाँ बच्चा, ये क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। तभी तो छोटी आंत में खाना क्षारीय हो जाता है। तभी तो छोटी आंत में खाना क्या हो जाता है प्यारे? क्षारीय हो जाता है। बात यहां तक क्लियर है? बात यहां तक क्लियर है? बताओ, जल्दी से बताओ। बात यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ूं? बात यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ें। अगर हम बात करते अग्न्याशयी रस की, गौर से देखना, यहां से जो रस निकलता है, अग्न्याशयी रस प्रतिदिन, अग्न्याशयी रस प्रतिदिन, अग्न्याशयी रस प्रतिदिन प्यारे साथियों, प्रतिदिन 2 लीटर तक निकलता है। 2 लीटर श्रावण होता है प्रतिदिन। श्रावित 2 लीटर श्रावित होता है। श्रावित होता है, लगभग 2 लीटर तक यह श्रावित होता है। भोजन के पाचन में सहायक यही होता है। बात यहां तक क्लियर है? तो थंब प्रेस करो, जरा थंब प्रेस करो, जल्दी से थंब प्रेस करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अग्न्याशय है, सारी चीजें आपको एक एक बात क्लियर कराते चल रहे हैं। अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो पूछ लीजिए बच्चा। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं अग्न्याशय, ये जो अग्न्याशय रस है, अग्न्याशय रस जो है, अग्न्याशय रस, इस अग्न्याशयी रस में प्यारे साथियों, इस अग्न्याशयी रस में 98% और 2% ये ऐसे बटा होता है। 98% तो प्यारे साथियों इसमें क्या पाया जाता है? 98% तो इसमें पाया जाता है जल। क्या होता है 98%? 98% तो पाया जाता है इसमें जल, और 2% में होते हैं क्या? एंजाइम। एंजाइम 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 और लवण, एंजाइम और लवण, एंजाइम और लवण। बात क्लियर है ना बच्चा?
कि अग्न्याशयी रस जो है 98% तो इसमें जल है प्यारे, और इसमें 2% क्या है, एंजाइम और लवण है। अरे एंजाइम का काम ही तो पाचन कराना होता है, नहीं पढ़ा आपने? पाचन 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 कराना, पाचन कराना होता है, पाचन कराना। एंजाइम के कारण ही तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। यहां तक बात क्लियर है? बताओ जल्दी से, कहीं किसी का कोई दिक्कत तो बताएं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीजें दिखी हैं। देखो क्या लिखा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी सीट पे डला हुआ है प्यारे। देखो क्या कह रहा डला हुआ है, ये जो मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट लिखिए इसको। क्या कह रहे हैं, पीपी कोशिकाएं अग्न्याशयी क्या दे रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करती हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड आवश्यक होता किसको, मधुमेह यानी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए और भोजन के पाचन के लिए। बात यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी से, चलिए बताएं, किसी का कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी, यहां से स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, हम साइड हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, बस हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ रहे हैं बच्चा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो अग्न्याशय का कॉन्सेप्ट है। पूर्ण पाचक रस, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, ये बही मिश्रित ग्रंथि का एक अच्छा उदाहरण है। ये बहिस्रावी है, अंतःस्रावी है, ये शरीर के अंदर द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है प्यारे साथियों। बढ़ता हूं आगे की तरफ, ये हट रहा है कंटेंट और ये हट गया, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए बच्चा मेरे क्या दे रहा है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहला पॉइंट देखिए, अग्न्याशय मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी हमने प्यारे साथियों बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में यही बात आपसे बोली है, फारसी में कुछ भी नहीं बोले हैं हम साहब। देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा, अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, बात ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन की खोज बेटिंग के द्वारा की गई, और इंसुलिन ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। होता क्या है समझना आप, हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मान लो अपनी जो नली है, अंदर शरीर में जो नली है वो है जी, ठीक है, अंदर शरीर में जो नली है वो है जी, अंदर जो शरीर में नली है वो है जी, ठीक है जी। अब इससे होकर प्यारे, इससे होकर क्या हो रहा है, इससे यहां से ये रक्त जा रहा है, रक्त जा रहा है, इसी में गमन कर रहा है, गमन कर रहा है, गमन कर रहा है, गमन। अपन ऑयल वगैरह भी खा रहे हैं जो इसी नली से ज्यादा जा रहा है, लेकिन अपन ने ऑयल जब ज्यादा खाया तो शरीर में क्या बढ़ा, कोलेस्ट्रोल बढ़ा, शरीर में क्या बढ़ा, कोलेस्ट्रोल बढ़ा, और कोलेस्ट्रोल इसी नली में यहां जाके ऐसा जम गया, यहां जाके वो ऐसा जम गया यहां। अब ये जहां ऐसा जमा तो ये नली ब्लॉकेज हुई कि नहीं, और हो सकता है वो इधर से भी जम जाए थोड़ा सा। अब देखो कितना छोटा सा स्पेस रह गया, उसको ब्लड को, एयर को, या ऐसा कहें एंजाइम वगैरह जो गमन कर रहे हैं इनको, अब जो ब्लड को ये छोटा सा भाग बचाइए, धीरे से कोलेस्ट्रॉल और बढ़ गया, उसने पूरी नली को ब्लॉक कर दिया, पूरी नली ब्लॉक हुई। और अगर ये नली ब्लॉक हुई कहां की, हृदय की, तो आपको क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक जैसी समस्या आ जाएगी, और आप सीधे के सीधे यमराज से रूबरू हो जाओगे, है ना। तो ये हार्ट अटैक, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, नली को ब्लॉक कर देता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन। इंसुलिन निकलना कम हो तो दिक्कत हो जाती है, शरीर के अंदर मधुमेह रोग हो जाता है। होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल यही करता है। देखो इसीलिए तो मधुमेह जैसी समस्याएं होती, कैसे मधुमेह आखिरकार होता कैसे है समझना आप। क्या होता मधुमेह, आप क्या करते हो, आप कार्बोहाइड्रेट को लगातार खा रहे हो। देखो आपने शुगर ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा, जो आपने ऐसे किसान वर्ग को शुगर नहीं देखा होगा। मैं बहुत एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आखिरकार शुगर, मधुमेह कैसे होता है, मधुमेह बीमारी कैसे होती है। आप क्या कर रहे हो, आप शुगर ज्यादा ले रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हो, या आप चीनी ज्यादा खा रहे हो, आप मीठा ज्यादा खा रहे हो। अब जब मीठा ज्यादा कर रहे हो तो बॉडी को ग्लूकोज ज्यादा मिल रहा, अब आप काम उतना कर नहीं रहे हो, यानी वो ग्लूकोज रिलीज नहीं हो रहा है। जब वो रिलीज नहीं हुआ तो बॉडी में बढ़ जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ब्लड में मिल जाएगा। अब जो ब्लड में वो मिल गया,
ब्लड में जैसे वो मिल जाता है, अब आपको रोग हो जाता धीमी धीमी मौत। सर उसको ब्लड से हटा नहीं सकते? नहीं हटा सकते। कैसे हट सकता? ऐसा तो हो नहीं सकता बॉडी के अंदर का पूरा ब्लड निकाल लिया जाए, फिर 1-2 घंटे बढ़िया से पानी चला दिया जाए, पूरी बॉडी साफ हो जाएगी तो फिर से ब्लड डाल दिया जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरी तरफ से ब्लड चढ़ता है तो दूसरी तरफ से निकलता है, फिल्टर होके वही चढ़ जाता है वापसी में। ठीक है, तो ब्लड यहां से खाली नहीं कर सकते इस बॉडी को, वो बढ़िया से बॉडी में से पूरा ब्लड निकालेंगे। 1-2 घंटे बढ़िया ग्लूकोज, 1-2 घंटे बढ़िया पानी की बोतलें लगाएंगे और साफ एकदम से बॉडी, फिर नया ब्लड चढ़ा देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब ब्लड में जो ग्लूकोज मिल गया अब वो मिला ही रहेगा। अगर धीमी धीमी मौत यानी मधुमेह रोग यानी शुगर आपको अगर हो गया तो फिर वो एक गिफ्ट वाली बीमारी है और वो जिंदगी भर नहीं जाने वाली। ऐसा ही एक रोग होता है स्टोमक में, गैस की समस्या। ठीक है, म्यूसन जो कोशिकाएं वो नष्ट हो जाती हैं, नष्ट होने के बाद से वो कभी एक्टिव नहीं होती हैं। गैस की कोई दवा नहीं है, सीधी सीधी दवा है, गैस खाओ, चूर्ण खाओ और गैस को रिलीज करो, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार, सभी साथी बने रहेंगे, काफी सारे लोग देख रहे हैं क्लास को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं बच्चा मेरे, मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती। देखो क्या लिखा, यही लिखा ना, ग्लूकोज की मात्रा। देखो क्या लिखा, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे रोग हो जाता कौन? हाइपर ग्लाइसीमिया। इसी रोग को हम क्या कहते हैं? मधुमेह। क्या कहते हैं? शुगर। इसी को कहते हैं हम धीमी धीमी मौत। अगर मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया। एक हाइपर और एक हाइपो। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, कम ग्लूकोज हो जाता, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता जिससे रक्त अल्पता यानी निम्न रक्त रोग कहते हैं। क्लियर है बच्चा मेरे? क्लियर है? बताओ क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। और ये स्टोमक लगभग आपका अग्न्याशय लगभग कंप्लीट है। अग्न्याशय से निकलने वाला जो रस होता है, एमाइलेज एक रस निकलता है अग्न्याशय से जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक ट्रिप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एक लाइपेज निकलता है, लाइपेज वसा को कंट्रोल यानी वसा के पाचन में सहायक होता है। एक रस और मल्टेज निकलता है जो मल्टोज को कंट्रोल करता है। प्यारे साथियों, ये 4 रस और निकलते हैं जिनको हमने आपको बता दिया बच्चा। ठीक है, बढ़िया से लिख लेंगे इनको। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे। और ये रहते हैं, अब आपका ये चैप्टर एकदम लास्ट चल रहा है। अब आपका ये चैप्टर क्या चल रहा है? लास्ट चल रहा है एकदम से। ठीक है, क्योंकि अब पाचन तंत्र के जो रोग, इसमें जो जो रोग होते उन रोगों को डिस्कस करना है। और चैप्टर हो गया प्यारे साथियों आपका समाप्त, यानी डाइजेशन सिस्टम हम लोग पूरे तरीके से एनालिसिस कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो आपकी लगभग 8 क्लासों में डाइजेशन सिस्टम समाप्त हो गया बच्चा मेरे। बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? अब इसके बाद जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे वो चैप्टर होगा सेल यानी कोशिका चैप्टर को हम आपसे डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो क्या कह रहे हैं, रोग क्या दे रहा है? अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस जो रोग है यानी अपेंडिक्स में सूजन आ गई है, उसमें खाना फंस गया जिसके चलते प्यारे उसमें सूजन आ गई। उसमें सूजन आ गई है तो अपेंडिक्स रोग हो गया, उंडुक शुद्ध रोग हो गया, गैंग्रेन रोग हो गया। इस रोग के चलते उपाय यह है, अपेंडिक्स का काम है घास फूस को पचाना, सेलुलोज को पचाना। अब जब ये हो गया तो उसको उपाय है कि उसका ऑपरेशन होगा और उसका सीधा काट के उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि अपेंडिक्स एक अपशिष्ट अंग है प्यारे साथियों। अपशिष्ट अंग है। देखो आपने सुना होगा, ये महिलाओं को पता नहीं होता है, अपेंडिक्स पथरी नहीं है। अपेंडिक्स पथरी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। अपेंडिक्स अलग होता है, पथरी अलग होता है, ध्यान से समझिएगा। अपेंडिक्स अलग है, पथरी अलग है, पथरी नहीं है। ये महिलाओं को पता नहीं होता तो इस बात को वो ट्रांसफर करती रहती। उनको गलती से पता लग जाए कि लाला को अपेंडिक्स होगा, फिर देखो तुम पूरे मोहल्ला में शोर मचा जाए कि भैया लाला को पथरी हो गई। पथरी नहीं भैया, अम्मा हमरी अपेंडिक्स अलग होत और पथरी अलग होती है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्या लिखा है, बड़ी आंत में पाई जाने वाली एक संरचना क्या दे रहे हैं? बर्फी फॉर्म। अपेंडिक्स एक
अपसेसी अंग है। कभी कभी इसके आकार में ये बढ़ जाता है, जिससे मनुष्य के पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, अपच शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। ठीक इस बीमारी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसका उपाय ऑपरेशन करके हटवाओ और बढ़िया से जिंदगी जियो। देखो लिखा क्या है, ऑपरेशन द्वारा इसे काट के हटा दिया जाता है। बात क्लियर। पीलिया देखो, अभी हमने आपको बताया है पीलिया कैसे होता है। पीलिया हम आपको अभी नहीं बताया, सॉरी, पीलिया अभी तो हम आपको बता रहे थे कौन सा रोग। धीमे धीमे मत, पीलिया हम आपको बता चुके हैं, सुन लो कैसे होता है। कल की क्लास में बता रहे थे हम आपको पीलिया, सुन लेंगे ध्यान से। आरबीसी का एक निश्चित समय है 120 दिन। आरबीसी मरता है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता, ध्यान से समझना, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी जब मरता है तो जब मर जाता, मर के पहुंचता कहां, लीवर के पास। लीवर में कुप्फर कोशिकाएं हैं, कुप्फर कोशिकाएं उसको पीस कर बिलरुबिन, बाइल जूस या बिलूबर्डिन बना देती हैं। उसके बाद वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, धीरे धीरे आंत में जाता रहता और भोजन के पचाने में सहायक रहता। लेकिन जब कभी असामान्य तरीके से, यानी आपको बुखार आ जाए और आप उस पर गौर ना करें, काफी दिन तक बुखार, आपको बोले अतरुआ चढ़ रहा हो, बोले रात ही रात के चढ़ रहा हो बुखार, अगर इस कंडीशन में आपको अतरुआ और रात ही रात का जो बुखार चढ़ रहा हो और आपको पता नहीं चल रहा हो, गजब की बात तो ये कि आपको पता नहीं चल रहा कैसे बुखार रात में चढ़ रहा हो, आप सोचत कपड़ा ओढ़ लेत सो गर्म हो जाता आंग, लेकिन रात ही रात बुखार चढ़ रहा हो और ऐसी कंडीशन अगर बनी रही तो धीरे धीरे आरबीसी ज्यादा मात्रा में असामान्य तरीके से मरने लगते हैं। जब आरबीसी की मृत्यु ज्यादा होने लगती तो जो कुप्फर कोशिकाएं हैं आरबीसी को मारकर यानी पीस कर बिलरुबिन को ज्यादा बनाएंगी। जब बिलरुबिन को ज्यादा बनाएंगे तो बिलरुबिन का कलर है पीला। जब वो ब्लड में पहुंच जाएगा बिलरुबिन, तो फिर आपका शरीर होने लगेगा पीला। हो गया आपको रोग पीलिया। अब क्या करेंगे, आप ठंडी चीजों को खाएंगे और दवाई को गले में डलवाएंगे और पीलिया को कंट्रोल करेंगे। देखो साहब क्या कह रहा पीलिया, बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए तभी होगा काम, बिना पढ़े नौकरी नहीं हो सकती है। देखो भैया क्या दे रहे, पित्त वर्णक बिलरुबिन का निर्माण मृत आरबीसी है जी, इधर हट गया जी आरबीसी, मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है, द्वारा किया जाता है। यह रक्त की जगह पित्त रस में मिल जाता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण होने से जब रक्त में इस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर की त्वचा, नाखून, आंखें की झिल्ली का कलर पीला होने लगता और आपको हो गया पीलिया। हमने यही बात आपको अच्छी भाषा में समझा दी। आगे बढ़ते हैं मधुमेह। अब धीमी धीमी मौत को हम समझाते चुके हैं साहब। इसी को शुगर कहते, डायबिटीज कहते, इसी को धीमी धीमी मौत कहते, इसी को मधुमेह कहते। ये गिफ्ट की बीमारी है, इसका कोई उपाय नहीं है कि ये अब सही हो जाए। ठीक है, ये रहेगा, इससे कुछ नहीं हुआ, बॉडी को कोई समस्या नहीं। अगर हो गया ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या कहां है, आप क्या करो, कार्बोहाइड्रेट खाने में कंट्रोल करो। अब अगर ये हो गया, देखो इसको पढ़ते हैं पहले फिर इसके उपाय बताते हैं। सुनना, एक ऐसी अवस्था जिसमें अग्न्याशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, पेशाब में जलन होने लगती है, पेशाब बार बार आने लगती है, चिड़चिड़ा स्वभाव होने लगता है, शरीर में इसके लक्षण दुबलापन आने लगता अगर आप मोटे हैं तो। ठीक है, पेशाब एवं रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा होती है, इससे रोगी को क्या है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल पाती है, जिससे मनुष्य कमजोर होने लगता है। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती। सुनो अब सिस्टमैटिक सुनो आप तो। मधुमेह, इंसुलिन कम रिलीज हो रहा, आप ग्लूकोज लगातार खा रहे, ग्लूकोज को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ग्लूकोज ब्लड में मिल गया तो आपको शुगर हो गया। अब उपाय क्या करें, देखो इसके लक्षण हमने बताए। उपाय क्या करना है, आपको गेहूं की रोटी नहीं खानी है। फिर सर कैसी खानी है, देखो आधा आधा, अब एक इस तरीके से जैसे 50 केजी गेहूं लिया, मान लो आपने 20 केजी गेहूं लिया और उसमें 5 केजी चना, 20 केजी अलग से गेहूं ले लिया। अब उसमें आप क्या मिलाएंगे, 20 केजी में कम से कम आप उसके 6-7 केजी आप उसमें चना मिलाएंगे और कम से कम 5 केजी जौ मिलाएंगे और इसको मिलवा के फिर आटा बनवाएंगे, उसकी रोटी आप खाएंगे। दूसरी बात, आप चीनी नहीं खाएंगे,
मीठी चाय नहीं पिएंगे आप। उसके अलावा रिफाइंड वाला जो तेल है, ठीक है, आपको ये सब तेल यूज नहीं करना सरसों का, आपको सूरजमुखी का तेल खाना है, ये कंट्रोल बना रहेगा। लेकिन आपकी जीभ ने टाकोरी मारी और आपने शुगर चीनी जो खाया और शादी में छुपा के रसगुल्ला खा लिया, बस तो गड़बड़ ये समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। ठीक है, इनमें रोगी को प्यास लगती है और बार बार पेशाब आती है, उपाय क्या है? रोगी जो उपाय शुगर का ही है, रोगी को शक्कर से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम तो बहुत सारे उपाय बता दिए आपको। देखो, रोगी को इंसुलिन बेब इंजेक्शन लगवाने चाहिए। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन 1921 में कनाडा के चिकित्सक बेटिंग एवं बेस्ट द्वारा खोजा गया। यदि रक्त में 130 मिलीग्राम डेकालीटर तथा खाना खाने के बाद ये 200 मिलीग्राम प्रति डेकालीटर से अधिक हो तो मनुष्य में डायबिटीज की पुष्टि हो जाती है। अब आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। सामान्य से कम शुगर क्या दे रहे हैं, ये बता दिया हमने आपको। कम शुगर हो जाती तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये रोग हो जाता, बेचैनी आती, सिर दर्द होने लगता, तेज धड़कन हो जाती है, ये लक्षण होते हैं। अन्य लक्षणों में क्या दे रहे हैं? उल्टी वगैरह आना, पेट में दर्द होना, क्या दे रहे हैं? ये क्या है? मुम्स रोग कौन सा होता है? मुम्स रोग क्या होता है? हमने आपको मुम्स बताया था। या गलसुआ रोग क्या होता है? गलसुआ रोग है। कैसे होता है ये गलसुआ रोग? ध्यान से सुन लेना। यहां एक पैरोटिड ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाती विषाणु के चलते, वायरस के चलते। ये जब सूज जाती हैं तो आपको मुम्स या गलसुआ रोग हो जाता है। पैरोटिड ग्रंथि सांप में जहर का काम करती है। देखो क्या कह रहा है, मुम्स नामक वायरस जनित रोग है, लार की पैरोटिड ग्रंथि की स्वेलिंग के कारण प्यारे साथियों ये हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं एक क्या अपच हो जाते, लूज मोशन होने लगते, उसको समझो आप। लूज मोशन, जब हमारी बड़ी आंत सही तरीके से कार्य नहीं करती, जल का अवशोषण नहीं करती, तो उस कंडीशन में आपको लूज मोशन हो जाते। और आगे सुनो आप, और बीमारी सुनो, आपको देखते हैं कि गैस की समस्या आ जाती है। अब जब आप असामान्य तरीके से खाना खाते हैं, मतलब आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, कुटैम खाना खाते हैं, तो उस स्थिति में आपका जो स्टोमक है वो टाइम पे खाना मांगता है प्यारे। अगर आपने टाइम पे, क्योंकि आप डेली 1 बजे खाते, तो 1 बजे ही भूख लगती है आपको डेली, क्योंकि वहां पे ग्रोस्टिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। अगर आप असामान्य तरीके से खाना खाते हैं और स्टोमक में HCl भरा है, जो स्टोमक की परत को कुरेदता है, म्यूकस की परत वहां पाई जाती है। जब आपको पेट में चूहे कूद रहे होते हैं तो HCl म्यूकस को कुरेद रहा होता है। अगर आप खाना खाने की स्थिति में नहीं है, पेट में चूहे कूद रहे और खाना खाने की स्थिति में अगर आप नहीं हैं, तो आप उस समय पे पानी पी लीजिए, मतलब उसको कुछ ना कुछ दे दिए जिसमें वो व्यस्त हो जाए, और फिर जब हमको टाइम मिलेगा तो जल्दी से अपन खाना खा लेंगे। अगर ऐसा असामान्य डेली चलता रहा, आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे, तो जो HCl है वो म्यूकस की जो वह परत है उस परत को नष्ट कर देगा और आपको एक बीमारी हो जाएगी, और वो लाइलाज बीमारी होती है गैस की समस्या। तो कहीं ना कहीं ये बीमारियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका चैप्टर हो गया प्यारे साथियों समाप्त। आपका डाइजेशन सिस्टम पूरे तरीके से समाप्त है। कोई आपका, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में हम आपको उसका आंसर दे देंगे प्यारे साथियों। ठीक है, ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, और अगला चैप्टर जो रहना प्यारे साथियों, सेल का चैप्टर आपका रहेगा। सेल का चैप्टर आपका रहेगा। ठीक है, कल है संडे, आप देख लेंगे। संडे को क्लास संभवतः आपकी लगी रहेगी और क्लास संडे को हम लेंगे। ठीक है बच्चा, संडे को क्लास आपकी प्यारे साथियों आएगी। कल आपका संडे है, संडे में शाम 7 बजे संभवतः एक बार क्लास देख लेना, क्लास लगी है तो 7 बजे सभी उपस्थित हो जाएंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ।